नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले हमें परिवर्तन पढ़ने पड़ेंगे। भी कितनी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार नए पदार्थ बनते हैं। जैसे पीछे हमने परमाणु को पढ़ा, तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और अणु जो स्थायी हो वही अणु बनेगा, ठीक है, स्थायी होना चाहिए। और फिर वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नया पदार्थ है वो बनाते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है नए पदार्थ बनाने की, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा वो लिखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। दो होते हैं, देखो, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो एक आपका भौतिक, पहले भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें भौतिक यानी फिजिकली जो चीज़ें हैं वो चेंज हो। सिर्फ इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, आकार चेंज हो सकता है, किसी वस्तु का आकार चेंज हो सकता है, रंग चेंज हो सकता है, लंबाई चेंज हो सकती है, ठीक है। ये जो चीज़ें हों उसको भौतिक परिवर्तन है वो कहते हैं। यानी बाहरी रूप से जो चीज़ें चेंज होती है जिनको वापस अपन सही कर सकते हैं, वो सारा भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें देखो आकार चेंज हो रहा है, रंग चेंज हो रहा है, ठीक है, लंबाई है वो चेंज हो रही है। तो भौतिक स्वरूप बदलता है। क्या बदलता है, फिजिकली भौतिक स्वरूप है वो बदलता है। जैसे मैं उदाहरण बताऊँ, एक कागज़ है हमारे पास, इसको मैंने फाड़ दिया, दो कर दिए, तो यहाँ न तो हमें कोई नया पदार्थ मिला और न कोई हमें नया पदार्थ बना, और इसमें क्या हुआ है, सिर्फ इसकी आकार चेंज हुआ है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन कहें पानी है, उसके अंदर मैंने चीनी डाल के उसको मिला दिया, तो पानी को उड़ा के वाप बना करके अपन चीनी वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय, ठीक है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय मतलब होता है उनको वापस प्राप्त किया जा सकता है। मेन जो अभिकारक था उसको वापस है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे और उदाहरण लिए तो अपन बर्फ़ पिघल गई, ठीक है, इसमें अवस्था चेंज होती है एक, ठीक है, अवस्था चेंज होती है। तो अवस्था कितनी प्रकार की होती है, देखो, तो किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव से गैस में बदल गया, द्रव से ठोस में बदल गया, ठोस से द्रव में बदल गया, ये सारी की सारी अवस्था परिवर्तन क्या होता है आपका। तो अवस्था परिवर्तन भी आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे बर्फ़ है वो ठोस अवस्था में पानी और उसका लिक्विड हो गया, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है क्योंकि अवस्था चेंज हुआ है। इसके अलावा पानी है वो भाप बन गया गर्म करने पर, तो ये भी अवस्था चेंज हुआ है। तो जो अवस्था चेंज होती है वो सारी की सारी क्या होती है, आपके भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। तो भौतिक परिवर्तन में इतनी चीज़ याद रखनी, इसमें आकार, रंग, लंबाई, हालांकि रंग है ना वो रासायनिक में भी चेंज हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें आकार, रंग, लंबाई, अवस्था वो चेंज है वो हो जाती है। और ये जस्ट उत्क्रमणीय होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। उत्क्रमणीय यानी उनको वापस है वो प्राप्त किया जा सकता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। फिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में आपके एक तो याद रखना, आपको नया पदार्थ बनता है, ठीक है। और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय मतलब होता है जिनको वापस चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना है बिल्कुल, और वापस दही से दूध नहीं बना सकते अपन, तो अनुत्क्रमणीय हो गया, ठीक है। फल है वो कच्चा है और पक गया, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के ऊपर जंग लग गई, रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी सड़ गई, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी पक गई, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा श्वसन, रासायनिक परिवर्तन। अपने जो श्वसन का मतलब वो जो अपने कोशिका के अंदर होता है। पाचन है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स अपने अंदर है वो मिलते हैं, पाचक रस जो मिलते हैं, तो उसमें भी देख लो सारा रासायनिक परिवर्तन है। तो उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते, वो सारे के सारे क्या होती हैं, और नया पदार्थ बनता है, वो सारे रासायनिक परिवर्तन है वो होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में हम अभिक्रियाओं को वो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिला है, यहाँ 2 MgO प्राप्त हुआ है। इसमें बताने की क्या कोशिश की, देखो यहाँ पर जो भाग लेते हैं ना वो अभिकारक कहलाते हैं। जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो अभिकारक कहलाते हैं, जो बनता है वो उत्पाद होता है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और यहाँ पर कुछ और प्राप्त होता है ना, वो सह उत्पाद होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होती हैं, सह उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सह उत्पाद होते हैं, और ये क्या होते हैं, अभिकारक, जो भाग लेते हैं वो निकलता है वो उत्पाद, ठीक है। फिर आती है इसमें
कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण मतलब एक ढांचा। तो एक प्रकार का ढांचा दिया जाए, जैसे हमने ऐसे बोल दिया कि हमने लोहा लिया, जल लिया और हमें ये प्राप्त हुआ Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई है। तो लेकिन यहाँ पर देखो आप, F यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितने 3 अणु प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था, जब परमाणु पढ़ा था तब, कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इस दौरान नए पदार्थ बनते हैं, दो तत्वों के जो परमाणु मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन इस दौरान न तो कोई नया परमाणु बनता है और न किसी परमाणु का ह्रास होता है। न परमाणु बनता है और न वो कोई ख़त्म होता है रास्ते में। तो जितने इस साइड होंगे ना परमाणु, उतने उस साइड होंगे। ठीक है, इस साइड Fe का एक अणु है, इस साइड में 3 हो रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 एक्स्ट्रा आ जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 आ रहे हैं, है ना, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। इसको हम संतुलित करेंगे तो ये कंकाली समीकरण कहलाती है, और फिर इसको संतुलन करते हैं अपन, वो संतुलित समीकरण कहलाती है। यहाँ पर देखो Fe यहाँ पर 3 है ना, तो इसके आगे 3 लगा देंगे, Fe 3 कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो इसके आगे 4 लगा दें, 4 ऑक्सीजन के हो गए। अब H2 बचता है, तो ये H2 जो प्राप्त हो रहा है इसके आगे अपन 4 लगा देंगे। पहले ऑक्सीजन को करेंगे अपन संतुष्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 प्राप्त हो रहा है, तो इसके आगे 4 लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि H2O ये जल है तो इसको H2 को अलग कर देंगे अपन है और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, क्योंकि हमने पानी लिया है, तो इस साइड तो हमें H2O ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का हम 4 कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 4 कर रही हैं, तो H2 का देखो आपको हो गई यहाँ पर 4 हो गई, सॉरी 8 हो गई, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर भी हमें 8 होनी चाहिए, तो इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये संयुक्त रूप से मतलब एक साथ है ना, यहाँ देखो 2 मिनट, इसको ना थोड़ा समय से पढ़ना है। जैसे H2 यहाँ पर 2 ही अणु है, ठीक है, इसके आगे 2 लगा देंगे ना, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ये 4 अणु हो गए यहाँ पर। ठीक है, और जैसे अपन पढ़ते हैं CO2, इसके आगे मतलब 2 लगा दिया मैंने, तो ऑक्सीजन कार्बन के कितने 2 यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीजन के कितने, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, ऑक्सीजन के 4 हो गए। ठीक है, ऐसे पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है, लेकिन मैंने 3 लगा दिए, तो ये ऑक्सीजन के कितने हो गए, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ऐसे पढ़ना होता है। तो फिर देखो, अच्छा संतुलित समीकरण, ठीक है, चलो, मतलब इस जितने इस साइड है ना उतने उस साइड होने चाहिए अणु, इसी को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये कंकाली समीकरण होती है। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछती हैं कि ये जो कंकाली समीकरण है इसको संतुलित कीजिए, 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से आपको संतुलित है वो करना आसान है, कोई ज़्यादा टफ है वो नहीं है। फिर मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर श्वेत चूर्ण किसका बनता है, तो अभी हमने पढ़ी मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाएंगे, जो श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम का। फिर दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट के साथ क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। देखो एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना, अम्ल 4 पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे ये, तो कोई भी धातु हो, धातु के साथ जो अम्ल अभिक्रिया करते हैं हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक से ऐसे याद रखना है कि कोई भी धातु है, जैसे जस्ता यहाँ पर धातु है, जिंक कोई बोलते हैं जस्ता, तो कोई भी धातु है, जैसे Fe ले ली हमने, कॉपर को ले लिया, कोई भी धातु है, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या HCl कोई भी ले लो आप, तो हमेशा क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया प्रकार है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, यानी 2 अणु मिलकर के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, 2 अणु मिलकर के नया पदार्थ बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया होगी। दोनों मिलेंगे, जैसे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल ही बनेगा इस साइड में अलग नहीं होगा, सह उत्पाद नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर CaO है और यहाँ पर H2O है, तो क्या होगा CaOH, और इसके आगे ये 2 लगा। जैसे बताऊँ क्या है ये CaO क्या होता है, चूना होता है, और चूने को जब अपन पानी में डालेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम चूने को पानी में डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, इसको कहते हैं अपन बुझा हुआ चूना ना। ठीक है, तो CaOH2 प्राप्त कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो प्राप्त होता है।
फिर ये देखो संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण दे रखे हैं। दहन, देखो सीधा आ जाता है कई बार एग्जाम में कि दहन अभिक्रिया क्या है, तो एक संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया क्या होती है? दहन का मतलब देखो इसमें देखो एक कार्बन होता है प्लस ऑक्सीजन। अब आपको पता है कोई भी कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना। कार्बन जितनी भी चीज़ें जल सकती हैं उन सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, ठीक है, साथ में ऊर्जा निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो दहन अभिक्रिया है वो क्या है? आपकी संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन प्लस से ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बना रहा है, ठीक है, एनर्जी साथ में वो निकल रही है। एनर्जी को सह उत्पाद नहीं कहेंगे अपन, एनर्जी तो अलग से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये संयोजन अभिक्रिया, कई बार एग्जाम में आया है सीधा कि कोयले का दहन या दहन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। फिर जल का निर्माण, तो इसमें देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2O का निर्माण है वो कर रहे हैं। तो इसमें भी देख लो संतुलन का थोड़ा सा एग्जाम में आ जाए, क्या पता कि सीधा आ जाए H2 प्लस O2 और इस तरफ लिख दिया 2H2O, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी 4, 4 हो गए ना, तो इस तरफ हमें 4 करने पड़ेंगे, 2 दूनी 4। और यहाँ ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, जैसे मैंने इसे लगा दिया 4, यहाँ पर मैंने लगा दिया O, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लगा दिया H और 2। तो यानी ऑक्सीजन के तो 4 होंगे यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितने होंगे? 4 दूनी 8 होंगे, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखने का, आगे वाला होता है ना उसके साथ है ये मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसके साथ वो डायरेक्ट संबंध होता है। फिर वनस्पति घी का निर्माण, ये भी एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, ठीक है। जो भी तेल होता है, वसा होती है, उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ठीक। हाइड्रोजनीकरण का क्या किसको कहते हैं? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण किसको कहते हैं? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना। और इसका एग्जाम में क्या पूछते हैं? एग्जाम में सीधा आता है कि वनस्पति घी का निर्माण किस अभिक्रिया से करते हैं? तो ऑप्शन में आता है ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजनीकरण, ओके। और किसकी उपस्थिति में? निकल की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक होता है, देखो अलग से जो अपन चीज़ यूज करते हैं उसको उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भी आपको याद रखना है। तो उत्प्रेरक क्या किसको कहते हैं? वे बाहरी पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है ना, यानी कितनी स्पीड से होगी, तो उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं, इसे आपको याद रखना शब्द, ठीक है। बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो वे बाहरी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद मतलब अक्रिय रहते हैं, खुद इसमें भाग नहीं लेते, इसके उत्पाद में देख लो कहीं भी निकल नहीं है, ठीक है। तो खुद मतलब भाग नहीं लेते, जबकि अभिक्रिया की गति को ही प्रभावित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गति को प्रभावित करते हैं, खुद उत्पाद में शामिल नहीं होते, ठीक है, उसको प्रभावित है वो नहीं करते, सिर्फ गति को प्रभावित करते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये देखो वनस्पति घी का निर्माण आपको क्या याद रखना है? एक एग्जाम एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं किसकी उपस्थिति में होता है? तो निकल की उपस्थिति में होता है। फिर पूछते हैं ये कौन सी अभिक्रिया है? तो अपन कहेंगे हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें हाइड्रोजन है वो जुड़ जाता है, तो वनस्पति जो तेल होता है ना, उससे क्या बन जाता है? आपका घी बन जाता है, यानी लिक्विड से ठोस अवस्था में वो आ गया हाइड्रोजन जुड़ करके, ठीक है। देखो यहाँ पर एल्कीन्स हुए हैं, यहाँ पर एल्केन बन गया, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब आपको पता है टूटना, संयोजन का जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन भी टूटना होता है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया वो कहलाती है। तो वियोजन या अपघटन एक ही बात है, ठीक है। तो वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है, किस किस से हो सकता है? सबसे पहले तापीय अपघटन, यानी उष्मा से। तो तापीय अपघटन मतलब है उष्मा से, ऊर्जा से या गर्मी से जो टूट जाते हैं उसको तापीय अपघटन कहते हैं। जैसे चूना पत्थर है CaCO3, ठीक है, और इसमें क्या बन गया? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था CaOH2, ये जो हमने पढ़ा था
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, और CaO को कहते हैं अपने बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो जो चूना पत्थर होता है वो गर्मी पाकर, इसको गर्मी कहते हैं अपने, हीट कहते हैं, ठीक है, एनर्जी। तो यहाँ पर गर्मी पाकर ये किस में बदल रहा है, बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2, यानी CO2 निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। ठीक है, तो तापीय अपघटन में आपको क्या याद रखना है, उदाहरण भी थोड़ा सा याद रखना है। कई बार एग्जाम में ना सीधा पूछ लेते हैं कि CaCO3 दे दिया और इस साइड CaO दे दिया, बिना बुझा हुआ चूना, और CO2 दे दिया, तो ये कौन सी विक्रिया है। अब आपको पता है वियोजन विक्रिया है, लेकिन वहाँ पर पूछते हैं किस प्रकार की वियोजन, आप कहोगे तापीय। ठीक है, ऊष्मापाकर, ये निशान दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप समझ जाओगे, कॉमन सेंस की बात है ये, याद ही रखना आपको। चूना पत्थर है वो बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में चेंज होता है, ये कौन सी विक्रिया है, तापीय अपघटन विक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा से हो रहा है। फिर तापीय अपघटन के 2-3 और उदाहरण दिए हैं। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, फेरस सल्फेट का, तो ये देखो 2FeSO4 है फेरस सल्फेट, और इसको गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्लस SO2 जो गैस है यहाँ पर, देखो ये भी ना, ये दिखाते हैं जो यहाँ S दिखाते हैं, यहाँ ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, यहाँ पर ठोस है, ये G दिखा रहे हैं, इसका मतलब है गैस है, ये गैस है, इसका मतलब यहाँ पर G दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में छोटा छोटा दिखाते हैं ना, ये भी इसका अर्थ होता है। S का मतलब ठोस हो गया, यहाँ पर G का मतलब यहाँ पर गैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है देखो, और 2FeSO4 ये भी तापीय अपघटन है, गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्राप्त होगा, SO2 गैस प्राप्त होगी, और SO3 यहाँ पर गैस प्राप्त होगी। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और रंग भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखो FeSO4 और 7H2, तो ये इसका हरा रंग होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सल्फर की गंध आती है। ठीक है, फिर आगे देखना किसका है, लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन। तो लेड नाइट्रेट, लेड मतलब Pb, इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, सॉरी ये संकेत भी पूछ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, लेड का क्या होता है, Pb होता है, याद रखना है। ये SN किसका होता है बताना कमेंट्स में। ठीक है, ये 2-3 है वो पूछती हैं जो। तो 2Pb NO32, तो इसको गर्म करेंगे तो 2PbO यानी लेड ऑक्साइड में होगा, और साथ में 4NO2, NO2 गैस प्राप्त होगी जो भूरे रंग की गैस होती है। ठीक है, भूरे रंग की गैस, और साथ में ऑक्सीजन है वो निकलेगी, तो NO2 निकलेगी और ऑक्सीजन है यहाँ पर निकलेगी। तो इसका थोड़ा सा बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये कौन सा अपघटन है, तापीय अपघटन है, यानी FeSO4 को गर्म करेंगे तो Fe2O3 प्राप्त होगा, SO2 गैस प्राप्त होगी, SO3 गैस प्राप्त होगी। लेड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे, देखो यहाँ पर 2 लगा है, नाइट्रेट को लेंगे। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, एक तो NO2 गैस प्राप्त होगी और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ये सारी क्या है, तापीय अपघटन है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके उदाहरण भी जो भी आप अपक्रिया पढ़ रहे हो ना, उसके 2-3 उदाहरण आपको याद होने चाहिए। फिर है विद्युत अपघटन, तो हम विघटन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें पहली थी तापीय अपघटन यानी ऊष्मापाकर, फिर है विद्युत अपघटन यानी विद्युत द्वारा ऊष्मापाकर, तो विद्युत से जो अपघटित हो रही हो वो। जल का विद्युत अपघटन कराने पर हमें कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये भी पूछते हैं बहुत बार, देखो ये से ये जल पात्र है, हालांकि आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऑक्सीजन इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जल है ये, ठीक है, इसके अंदर है कैथोड लगा दिया, ये कैथोड लगा दिया इस साइड है और इस साइड लगा दिया एनोड लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस इसी को कहते हैं। अब इसमें क्या आपको पता है, पानी क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, अब गर्म करेंगे ना तो अणु क्या होंगे, टूटेंगे। आपको पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड की आगे बाद में पढ़ेंगे अपन एक बार। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन सॉरी 2 हाइड्रोजन के साथ है वो, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, H2 है ना। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा अणु है ना वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इस यहाँ पर H है, ठीक है, O हो गया और H हो गया। तो ये जो बॉन्ड है ना आपस में, ये इसको लिक्विड बना देता है। अब देखो H2O एक अणु है, ये बिल्कुल गैसीय अवस्था है, लेकिन जब H2O पास आएंगे और ये जो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है ना, ये इस प्लस वाले को, ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, इस प्लस वाले को जोड़ लेता है अपने साथ आकर्षण बल द्वारा।
तो ये जो जोड़ होता है ना, एक प्रकार से आकर्षण होता है इनके बीच में, ठीक है। तो इससे वो जो गैस है वो द्रव अवस्था में आ जाती है, इसीलिए पानी हमें है वो द्रव अवस्था में मिलता है, जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो अब देखो इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसमें H2 है, आपको पता है। तो देखो H के ऊपर अपन ऐसे लिखते हैं, साधारण भाषा में बता रहा हूँ, H प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस लिखते हैं। तो आपको पता है प्लस प्लस में तो प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस में आकर्षण होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है प्लस वाला, तो प्लस की तरफ कौन आएगा, माइनस वाला आएगा, बेसिक सी बात है। तो इस पर ये ऑक्सीजन वाला जाएगा, तो हमें चलो इसमें लिख देता हूँ मैं एनोड। तो प्लस वाले पे कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होगी हमें। तो एनोड पे ऑक्सीजन आ गई, कैथोड यहाँ पर माइनस है, माइनस की तरफ कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन प्राप्त होगी, ठीक है। इसको अलग निकाल देंगे, पाइप में सिलेंडर में भर लेंगे, ठीक है, और फिर वो जो मरीजों वगैरह को देनी है तो वो दे देंगे। तो समझ में आ गया विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि जल से ऑक्सीजन प्राप्त करना किस विधि से संभव है, तो हम कहेंगे विद्युत अपघटन विधि से संभव है, ठीक है। इसमें कैथोड एनोड डाल देंगे, विद्युत को चालू कर देंगे, तो जो कैथोड की तरफ आएगी, कैथोड यानी आपके माइनस की तरफ हाइड्रोजन गैस आएगी, और एनोड यानी प्लस की तरफ है ऑक्सीजन आएगी। तो किस पर क्यों आ रही है, तो आपको बता दिया, प्लस माइनस के कारण, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन, तो अपघटन के प्रकार पढ़ रहे हैं। पहला तो हमने पढ़ा तापीय अपघटन, फिर हमने पढ़ा विद्युत अपघटन, और तीसरा है प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन के 2-3 उदाहरण आपको अलग से याद रखने हैं बस। इसमें क्या होगा कि इसमें देखो एक तो Ag होगा उदाहरण में पक्का, और या फिर Br होगा, ठीक है। तो Ag या Br होगा, और इस प्रकार का जो अपघटन हो रहा हो, आप आँख बंद करके प्रकाशीय अपघटन है वो कर देना, ठीक है। जैसे इसमें सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का होकर सिल्वर धातु है वो बनाता है, तो 2AgCl, और ये टूट जाएगा, 2Ag और Cl2 गैस बनाता है, ठीक है। इसी तरह AgBr है, ये सूर्य के प्रकाश में, तो इसमें कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है, Ag और Br अगर टूट रहा है या AgCl टूट रहा है, तो ये हमेशा क्या होती है, प्रकाशीय अपघटन है वो होता है, ठीक है। प्रकाश के जो ताप से है वो टूट रही है, ये आपको अलग से याद रखना है। और हाइड्रोजन वाला जो पानी से प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वो कौन सा हो गया, आपका विद्युत अपघटन हो गया। और सामान्य जो विक्रिया हमने पढ़ी थी वो तापीय अपघटन वाली थी, ठीक है। तापीय मतलब है ऊष्मा दी जाती है इसमें, गर्म करके दो, चाहे कैसे भी दो वो। अच्छा, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, जो है ना AgBr, इसको श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं AgBr का। फोटोग्राफी की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। सफेदी मतलब जो घरों में, कच्चों घरों में पहले कड़ी करते थे ना, जो कलर करते थे वाइट, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है X का नाम बताइए, इसका सूत्र लिखिए, और X के जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो X यहाँ पर क्या है, उसको पानी मिलाएंगे, उसकी बात कर रहा है कि पानी मिलाने के बाद किस प्रकार का हो जाता है और कौन सी गैस निकलती है। तो X का नाम यहाँ पर चूना या कैल्शियम ऑक्साइड है, ये देखो CaO, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, जो हमने पढ़ा था, वो तो होता है बुझा हुआ चूना, और ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। तो CaO, इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। और साथ में देख लो इसमें क्या निकलेगी, CaO, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, चलो इसे संतुष्ट कर रखा है, लेकिन इसके आगे और हो तो साथ में गैस निकलती है, ठीक, और साथ में एनर्जी निकलती है। आपको पता है जब ये चूना होता है उसको पानी में डालते हैं, जो बिना बुझा चूना है, तो बहुत ही ज़्यादा बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, गर्म हो जाता है, आग भी लग जाती है उसके अंदर, ठीक। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। सफेदी करने के लिए अगर पूछ ले तो बिना बुझा हुआ चूना यूज़ करते हैं, उसको पानी में डालेंगे तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसी से सफेदी करते हैं अपन, ओके।
तो हमने संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली, और अब पढ़ रहे हैं अपन विस्थापन अभिक्रियाएं। 2 मिनट। विस्थापन अभिक्रियाएं। अब विस्थापन किस प्रकार का देखते हैं। एक अभिकारक द्वारा दूसरे अभिकारक को प्रतिस्थापन या करना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। Fe यानी यहाँ पर हमने क्या लिया, लोहा लिया, CuSO4 जो नीले रंग का होता है, तो ये कुछ देर अभिक्रिया करेगा ना, तो जो जो SO4 है ना, इस पे आ जाएगा, Fe पे, लोहे पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें कॉपर अलग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भूरे रंग का होता है। पूछते हैं ये जो CuSO4 है ना, ये तो होता है आपका नीले रंग का, और ये जो FeSO4 है ये होता है भूरे रंग का। देखो ये कौन किसको प्रतिस्थापित करेगा, इसके लिए हमें एक सारणी पढ़नी पड़ेगी या थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा ना, वही कम अभिक्रियाशील को स्थापित है वो कर सकता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। जैसे अपन पढ़ते हैं, इसको ट्रिक से थोड़ा याद रखना पड़ता है। काशीनाथ का मांगी लाल, आलू ज़मीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा को देता है, कौन जी। हालांकि और भी है इसमें, ठीक है। पीटी तो नीचे नीचे जाएंगे ना, सबसे कम अभिक्रियाशील है वो होते जाएंगे, ऊपर वाले वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। जो कम अभिक्रियाशील होते हैं ना, वो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये Fe ऊपर है और कॉपर है वो नीचे है, ठीक है, इसके नीचे आएगा ये इधर वाला। तो ये देखो Fe ऊपर है और ये Cu है वो नीचे है, तो जितना नीचे जाएंगे ना उतना ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, वो सारे के सारे सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए उनकी वो आभूषण बनते हैं। अभिक्रियाशील ज़्यादा होते तो उनके चारों ओर ऑक्साइड वो जमा हो जाती और कलर उनका चेंज हो जाता है ना। तो नीचे कम अभिक्रियाशील होते हैं और ऊपर अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब देखो यहाँ पर Fe ऊपर है ना और कॉपर है वो नीचे है, तो यानी इससे है वो इससे है वो विस्थापित होके यहाँ आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, कौन किसको विस्थापित करेगा ये इस पे डिपेंड करता है सारणी पे, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा ट्रिक है, ये मेरे सारे तो नहीं लिखे लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखना। काशीनाथ का मांगी लाल, आलू ज़मीन पर फैलाकर पुरानी बस्ती के हीरा को देता है। ये थोड़ा सा और रह गया कुछ इसमें, पुरानी बस्ती के हीरा को देता है, कौन है जी, आगे आओ पता से खाने, ठीक है। इस प्रकार की है वो ट्रिक है। कमेंट्स कर देना, मैं वो PDF आपको दे दूंगा तो लिख करके सारा, ठीक है। बाकी ये आपको मोटा मोटा आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाली है वो अधिक अभिक्रियाशील है और नीचे वाली है वो कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील से है वो ले लेगा, इसकी तरफ है वो आ जाएगा। जो SO4 है ना, ये किसकी तरफ आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर है ना, तो किसकी तरफ आ जाएगा, Fe की तरफ आ जाएगा, क्योंकि Fe है वो ऊपर है, अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। इसीलिए जंग ज़्यादा लगता है ना, तांबे पे कम लगता है, आपको पता है तांबे पे कम लगता है और लोहे पे ज़्यादा लगता है, बेसिक सी बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रहेगा। या एल्यूमिनियम पे और भी ज़्यादा, मतलब जंग नहीं, वो ख़राब तो हो जाता है ना, उसके ऊपर एक परत आ जाती है। एल्यूमिनियम सीधा नहीं रहता, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत है वो आ जाती है, जो उसका संचारण करने से वो रोकती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। फिर बात करते हैं अपन आगे। तो अन्य उदाहरण की बात करें, देखो यहाँ पर जिंक और कॉपर, तो इसमें कौन किसको विस्थापित करेगा। देखो अच्छा, वो पिछले वाले में कलर भी याद रखना है। इधर वाला जो कॉपर वाले का नीले का था, इस साइड की हरा रंग प्राप्त हो गया, ठीक है, वो पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो जिंक और कॉपर, तो हमने क्या पढ़ा था, काशीनाथ का मांगी लाल आलू ज़मीन पर फैलाकर, तो ज़मीन पर फैलाकर यानी Fe नीचे था, पुरानी बस्ती के हीरा को देता है, ठीक है। कौन है जी आगे आओ, तो कॉपर देख लो नीचे है, कॉपर नीचे है और अपना जिंक है वो ऊपर है, तो जिंक इससे ले लेगा। ये अभी अधिक अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील होगा तो जो समान है उसकी तरफ ही जाएगा। ये देखो SO4 इसकी तरफ चला गया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है।
तो यहाँ पर देखो जिंक है, यहाँ पर CuSO4 है, तो यहाँ पर ये जो जिंक है इससे ये सामान है अपने पास से ले लेगा, कॉपर अलग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर याद यही रखना, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये विस्थापन सही है या नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला है वही नीचे वाले से ले सकता है, कई बार क्या करता है उल्टा लिख देता है, तो वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये देखो Pb और CuCl2, तो ये Pb है, इसको ले लेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था पुरानी बस्ती, तो Pb ऊपर था, पुरानी बस्ती के हीरा को देता है, कौन है जी आगे हो, तो कौन है, कॉपर नीचे है। ठीक है, तो कॉपर से ये ले लेगा Pb। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो वो एक लंबी हो सारणी याद कर लेना। और देखो जिंक है वो Pb की क्रियाशीलता Cu से अधिक होती है, जिंक वो Pb की क्रियाशीलता, क्योंकि कॉपर तो नीचे है, इसी कारण से Cu को उसके यौगिक से स्थापित है वो कर देती है। तो जो जितना कम अभिक्रियाशील होगा उस पे जंग या ऑक्साइड उस पे जमने की जो क्रिया उतनी धीमी होगी और उतनी कम चांस होंगे, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा महंगी धातु होगी, उतनी ही बढ़िया धातु होगी, है ना। कॉपर है, प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, ये लास्ट में आती है अभिक्रियाशील की सारणी में, तो इसलिए अभिक्रिया जल्दी नहीं करते, इसीलिए ये बेस्ट धातु है और महंगी भी है। ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया। विस्थापन के साथ द्वितीय विस्थापन और पढ़ते हैं। एक विस्थापन पढ़ना हमने, सिर्फ एक चीज़ विस्थापित हो रही है, SO4 यहाँ पर विस्थापन हो रहा था। अब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रही है, यानी दो चीज़ें विस्थापित हो रही है, वो कह रहा है तू मुझे दे और मैं तुझे देता हूँ। ठीक है, ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जब अभिकारकों के बीच, अभिकारक कौन से थे, इस साइड वाले, और ये क्या था, उत्पाद था, ये याद है हमें। तो जब अभिकारकों के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया वो कहलाती है। देखो यहाँ पर Na2SO4, ठीक है, यहाँ पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड है यहाँ पर, तो ये देखो ये जो Cl2 है ना इसके पास चला जाएगा और ये इसकी तरफ है वो आ जाएगा, इसी को द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर BaSO4 हो गया, BaSO4 इसकी तरफ आ गया और 2NaCl ये इसकी तरफ आ गया। देखो यहाँ पर Na2 है, Cl2 है, तो 2 आगे लगा देंगे, तो 2NaCl यानी नमक प्राप्त हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि बेरियम सल्फेट, ये जो है बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड की क्रिया से श्वेत रंग के पदार्थ बेरियम सल्फेट का वो निर्माण होता है। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं क्या है। यहाँ भी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया देखो, Fe2O3 और 2Al है एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखो Al2 और O3 यानी ऑक्सीजन है वो इसकी तरफ आ गया, और यहाँ पर क्या है Fe, देखो 2 मिनट, अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 हो रहे हैं, यानी इसकी तरफ से इसकी तरफ कुछ नहीं गया है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है ना, संयोजन में तो हमें उत्पाद एक प्राप्त होता है, यही याद रखना था। वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन में तो टूटती है, जैसे यहाँ पर Fe2O3 है तो ऑक्सीजन अलग हो गया और Fe अलग हो गया, वो होती है वियोजन। तो द्वितीय विस्थापन देखो दो चीज़ विस्थापित नहीं हो रही, सिर्फ एक चीज़ विस्थापित हो रही है ना, ये जो O3 है वो इसकी तरफ आ गया, तो ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। फिर लोहे चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या प्राप्त होता है, तो मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी धातु हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, अपने सोना हो, चांदी हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये है लोहे चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl की डालेंगे अपन, HCl की किस में डालेंगे, किसके ऊपर है, Fe के ऊपर है वो डालेंगे, Fe चूर्ण पर। तो ये बोल रहा है हमें क्या प्राप्त होगा, तो एक तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, इसके आगे 2 लगा देंगे, और साथ में क्या बन रहा है अपने आयरन है क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर 2 है क्या, ठीक है, या फिर सॉरी Fe, यहाँ पर एक FeCl2, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो अम्ल तो जब भी याद रखना, कोई भी धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा हमेशा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, बस ये ऑप्शन में आपको कर देना है, ये आई हुई क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये नीचे बना भी रखा है। ठीक है, हाँ
संतुलित है बिल्कुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये कह रहा है ये किस प्रकार की प्रक्रिया, देखो Na2SO4, फिर यहाँ पर BaCl2, ये लिक्विड है, AQ लगा रहे हैं ना, ये लिक्विड होता है, S लगाते हैं ठोस होता है, और G लगाते हैं तो गैस होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो Na2SO4 और BaCl2, तो यहाँ पर BaSO4 हो गया, यानी इसका जो SO4 है वो निकल के इसकी तरफ आ गया, और इसका जो Cl2 है, ये Cl2 यहाँ पर है, देखो Cl आ रहा है ना, तो ये 2 आगे आ गया तो Cl2 हो गया। ठीक है, तो द्वितीय विस्थापन होगी, बेसिक सी बात है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑक्सीकरण और अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन जहाँ पर एक साथ होती है उसको रिडॉक्स प्रक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। देखो थोड़ा सा नाम ढंग से पढ़ना आपको एग्जाम में। एक तो होता है अपचयन, ठीक है, एक होता है उपचयन। ठीक है, तो जो अपचयन है वो तो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, लेकिन उपचयन ऑक्सीकरण को कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होती है अपन अभी पढ़ेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण होती है और अपचयन अलग होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को एक साथ अपन को पढ़ते हैं। तो उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, देखो ऑक्सीजन में वृद्धि अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, 3 चीजें याद रखनी है आपको। ऑक्सीजन का जुड़ना, देखो, या फिर एक चीज और पूछते हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। ठीक है, चौथी चीज एक और याद रखनी है आपको, क्या हो गया पेन की, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो क्या लिखोगे एक चीज और, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, क्योंकि ऋण विद्युतीय होती है ऑक्सीजन, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन तत्व का हटना। ठीक है, ये 2 चीजें और ऐड कर लेना। तो ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत बार पूछ लेते हैं अपन, गलत कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय होता है ना, ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना आपको याद रखना है। तो ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का भी निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, जैसे यहाँ पर अन है, यहाँ पर क्या हो गया, अन प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का निकलना हो गया। और ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्वों का हटना, ये भी थोड़ी सी याद रखनी है। जैसे अपन देखते हैं आगे, कट जाए भाई। ठीक है, जैसे ये 2CuO2 है, इसको गर्म करेंगे, 2CuO हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, देख लो, ये ऑक्सीजन अलग थी और इसके साथ जुड़ गई O2। ठीक है, देखो यहाँ पर O2। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया या उपचयन। फिर है CaH2, देखो Ca अलग हो गया और हाइड्रोजन गैस है वो अलग निकल गई, यानी हाइड्रोजन का निकलना, ऊपर में ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरे में हाइड्रोजन का निकलना, बिल्कुल अपचयन है या उपचयन है या ऑक्सीकरण है। फिर यहाँ पर देखो अन्य है और अन्य प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखो थोड़ी सी आपको ये चीज़ याद रखनी है, साइंस वालों को पता ही है। जैसे मैं लिखता हूँ Fe प्लस, प्लस का मतलब इसके पास यहाँ पर क्या है, कमी है, प्लस का मतलब ज़्यादा नहीं है पर कमी है। ठीक है, और ऐसे मैं लिखता हूँ Fe2-, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कमी दर्शाने के लिए प्लस लिखते हैं अपन। प्लस का मतलब यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, प्लस का मतलब यहाँ पर कमी है, होल के रूप में दर्शाते हैं, माइनस को इलेक्ट्रॉन के रूप में दर्शाते हैं। तो माइनस है ये तो इलेक्ट्रॉन के रूप में है, यानी यहाँ पर 2- है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगी इसके पास। ठीक है, अधिक हो गए, और इस प्लस को किसके रूप में, होल
यानी खाली के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका होल है, खाली के रूप में इसको लिखते हैं। तो प्लस का मतलब यहाँ पर कम है, देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो Na है और यहाँ पर Na प्लस हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल गया। तो इतनी चीज़ तो याद रह जाएगी ना, कोई भी विक्रिया है ना कि रेडॉक्स पढ़ेंगे तब एक साथ पढ़ेंगे अपन इनको। तो उपचयन या ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर ये ऋण विद्युत तत्व है, और धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, ये धन विद्युत तत्व है, ठीक है। ये चार चीज़ याद रह जाएगी, ओके। फिर बात आती है अपचयन। तो ऑक्सीकरण पढ़ लिया, जिसको उपचयन भी कहते हैं, फिर अपचयन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का हटना वो उसका उल्टा हो जाता है, बस एक चीज़ याद रख लो। ऑक्सीजन यहाँ पर देख लो, COOH2, तो CO हो गया और H2O, यानी इसमें से निकल रहा है, ये याद रखना है। अपचयन किसका हो रहा है? CuO का, न कि कॉपर का। और अपचायक कौन है? H2, ठीक है। इसी तरह ऊपर वाला देख लो, ये देखो, इसमें पूछेगा कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, निम्न विक्रिया कौन सी विक्रिया आप कहोगे? ऑक्सीकरण विक्रिया या उपचयन विक्रिया है। तो पूछेगा ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आप कहोगे इसका हो रहा है जी, कॉपर का हो रहा है, न कि इसका। किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है। फिर पूछेगा ऑक्सीकारक कौन है, तो ये रहा ऑक्सीकारक, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑक्सीकारक कौन है और ऑक्सीकरण हो किसका रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या जोड़ रहे थे हम? ऑक्सीजन जोड़ रहे थे या ऋण विद्युत तत्व जोड़ रहे थे। यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी, धन विद्युत तत्व जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल रहे थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ेगा। देखो ये Cl2 है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रही हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ पर माइनस लग जाएगा इसके, ठीक है। तो माइनस लगने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इस इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? ज़्यादा है। और होल प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन है वो कम है। फिर रेडॉक्स विक्रिया क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसको रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों हो उसको रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है CuOH2, CuOH2, तो यहाँ पर देखो CuO, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है अभी, यहाँ पर सीधा CO प्राप्त हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया आपका? अपचयन। H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है। अब आपको पूछेगा इसमें अपचयन किसका हो रहा है, तो आप कहोगे जी यहाँ पर अपचयन हो रहा है, CuO का अपचयन हो रहा है। फिर पूछेगा अपचायक कौन है, तो आप कहोगे H2 अपचायक है। फिर कहेगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आप कहोगे H2 का हो रहा है, क्योंकि H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया इसका। फिर पूछेगा ऑक्सीकारक कौन है, तो CuO है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर होगी। तो दोनों जब साथ होती है उसको रेडॉक्स विक्रिया कहते हैं। अब देखो आगे, अब ये क्वेश्चन आ भी गया कि नीचे दिए गए विक्रिया संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है हमें, ठीक है। 2PbO प्लस कार्बन, तो 2Pb और CO2, ये बोल रहा है शीशा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मैं असत्य बताना है कि शीशा अपचयित। देखो अपचयन किसका हो रहा है, सबसे पहले तो मैं देखता है अपचयन किसको बोलते हैं। अपचयन जहाँ पर ऑक्सीजन निकलती हो, उपचयन में तो ऑक्सीजन जुड़ती है, अपचयन में ऑक्सीजन निकलती हो। तो आप बताओ मुझे शीशा यानी Pb, तो Pb का अपचयन हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं जी Pb का नहीं, PbO का हो रहा है। तो ये पहली बात बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बोल रहा है कि इसका उपचयन हो रहा है क्या? उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है क्या? ना जी, इसका तो नहीं हो रहा। कार्बन का हो रहा है, क्यों? कार्बन में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है, इसका तो नहीं हो रहा। इसको तो हम देखते नहीं है, इसको देखते हैं सिर्फ। उपचायक पूछे या अपचयन पूछे या ऑक्सीकारक पूछे या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ठीक है। फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल शानी बात है, ये गलत है। ये भी सही बात है, बिल्कुल कार्बन के साथ जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। फिर लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बिल्कुल लेड जो ऑक्साइड है ना ये उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या हो गया यहाँ पर
अपचयित हो रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है वो निकल रहा है, बिल्कुल लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, मैंने ऊपर पहले भी बता दिया है। तो इस तरफ देखना है हमें, जब भी ऑक्सीकारक पूछे, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है ये पूछे, अपचयन पूछे किसका हो रहा है, या अपचायक पूछे। ठीक है, जो दूसरा होता है जिसका इसका ऑक्सीजन निकल रहा है, तो अपचयन किसका हो रहा है, PbO का। लेकिन पूछे कि अपचायक कौन है, तो ये पास वाला, ये अपचायक हो, यानी करने वाला, अपचयन करने वाला कौन है, तो कार्बन है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया। फिर आगे चलती हैं। ओके, फिर मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ गर्म करने पर चमकदार ज्वाला के साथ श्वेत पाउडर बनता है। इस क्रिया में मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ये देख लो भाई, 2 Mg O2 2 Mg। बेसिक सी बात है, यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ज्वाला के श्वेत पाउडर बन रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, पीछे पढ़ा था हमने। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं, तो उपचयन हो गया, और ऑक्सीजन निकलता तो अपचयन हो जाता। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। देखेंगे अगली वीडियो में ना। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपको बता दो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, थोड़ा सा मैं अगर उदाहरण लेके आऊँ ना अगली वीडियो में तो ले आऊँगा, नहीं तो एक मैं चीज़ बताता हूँ आप, ये चीज़ देखो आप, जब भी ऑक्सीकरण होता है ना, हमेशा आगे की तरफ जुड़ता है। जैसे Mg है ना, इसके आगे कुछ जुड़ेगा हमेशा। आप इसको पीछे भी कह सकते हो, कहीं पीछे पढ़ते हैं, कहीं आगे पढ़ते हैं, तो आप जिस तरफ भी पढ़ो ना, यानी इसके इस तरफ जुड़ेगा, बस इतना याद रखना ऑक्सीकरण में। ठीक है, और अपचयन में ज़्यादातर इस तरफ जुड़ता है, जैसे यहाँ पर कोई भी है, ठीक है, तो उसके इस तरफ जुड़ेगा। समझ गए। ये देखो आप, इसमें देखो H से H2, तो H2 इस तरफ जुड़ रहा है, यानी इस तरफ पीछे की तरफ जो जुड़ेगा ना, यहाँ पर अपचयन होता है, और आगे की तरफ जुड़ता है वो ऑक्सीकरण होता है। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ऊपर और दिखा देता हूँ मैं। देखो देखो H के इस तरफ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इस तरफ जुड़ रहे हैं, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीकरण का आगे एक तरफ जुड़ता है। जैसे ये देखो CO2, CO यानी ऑक्सीजन किस तरफ जुड़ रहा है, आगे की तरफ जुड़ रहा है। ठीक है, तो आगे की तरफ जुड़ता है ऑक्सीजन, पीछे जुड़ता है। बाकी बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें बताई दी आपको, है ना, पहचान कर ही लोगे आप। फिर आता है, देखो दोस्तों, संक्षारण किसको कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है धीरे 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 खत्म होना। ठीक है, तो संक्षारण किस प्रकार से होता है, देखो, अम्ल, वायु या नमी यानी आर्द्रता की उपस्थिति में धातुओं का संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। तो जंग वगैरह लगना, संक्षारित होना, ये संक्षारण है। ठीक है, तो संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी उपचयन अभिक्रिया है। बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब आप कहोगे जल, तो जल में देख लो ऑक्सीजन है, बिल्कुल है। संक्षारण एक रासायनिक परिवर्तन है, मैंने आपको बताया लोहे पर जंग लगना क्या अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन, यानी इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते लोहा, रासायनिक परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन, देखो जो उत्तकर्मणीय होता है उसको स्थायी परिवर्तन कहते हैं, इसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। संक्षारण से पदार्थ का भार बढ़ता है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि एक लोहा है, वह 5 किलोग्राम का है। ठीक है, अब उस पर जंग लग गई, वो बाहर पड़ा है और 2 साल 3 साल हो गए, उसके ऊपर जंग लग गई। अब जंग लग गई तो उसका वजन क्या होगा, तो उसमें ऑप्शन देगा कि 5 किलो ही रहेगा, 5 किलो से ज़्यादा हो जाएगा, 5 किलो से कम हो जाएगा। तो आप कहोगे 5 किलो से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, आप कहोगे बढ़ क्यों जाता है, जैसे ये लोहा है, अब लोहा के ऊपर जो नमी आएगी ना, तो नमी आने से वो वायु के साथ अभिक्रिया करती है और ऑक्साइड बनाती है लोहे के साथ। अब जो ऑक्सीजन के अणु हैं, इसके अलावा धूल मिट्टी के जो अणु हैं, वो उसके अंदर ही रह जाती हैं, और वो धीरे धीरे है वो बड़ी होती जाती है, और उसके साथ मतलब अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, उसके अंदर वायु है वो भी स्टोरेज होती जाती है। तो इस प्रकार से उसका भार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो भार ज़्यादा बढ़ता है उसका, याद रखना है। आप संक्षारण को उदाहरण दे रहे कि इसने लोहे पर जंग लगना है, ये जंग का सूत्र याद रखना है थोड़ा सा, Fe2O3, और जितने भी जल लेते हैं वो यहाँ पर 10 है तो 10 H2O। ठीक है, इस प्रकार से, तो Fe2O3 XH2O, ये इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं। ये FeO3 याद रखना आपको स्पेशल। ठीक है, जल का नहीं पूछेगा, ये आपको जरूर याद रखना है, FeO3। फिर है चांदी के ऊपर काली परत बनना, तो ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। चांदी के जो आभूषण होते हैं उस पर काली परत आती है, और तांबे के ऊपर हरी परत आती है,
ये भी आपको अलग से याद रखना है। चांदी के ऊपर जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें, चांदी किस प्रकार की उसके ऊपर जंग लगता है, तो चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है, और तांबे के ऊपर हरी आती है। ये सल्फर वगैरह के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। फिर देखते हैं आगे क्या है। देखिए रासायनिक रूप से जंग होती है, ये दे रखा है, देख लो, आयरन सल्फेट नहीं होती है, ऑक्साइड ही होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आयरन है ऑक्साइड होती है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, नमी के साथ क्रिया करके बनती है, तो यही होगी। फिर है विकृत गंधिता, किसको कहते हैं? विकृत गंधिता मतलब होता है कई बार अचार वगैरह होता है, सब्जी वगैरह हो जाती है, वो खराब हो जाती है, उसके अंदर बदबू आने लगती है, अलग स्मेल आने लगती है, उसको विकृत गंधिता कहती है। गंधी मतलब सुगंध हो गई, और विकृत मतलब खराब, तो खराब सुगंध आना। तो वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहने से खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। तो ये वसा युक्त तेलीय पदार्थ याद रखना आपको, स्पेशल इसके लिए यूज किया जाता है विकृत गंधिता, ठीक है। रोकने के उपाय देख लो, वायुरोधी बर्तनों में रखकर अचार अपन बंद करके रखते हैं। प्रतिऑक्सीकारक जैसे BHA है, BHT है, इससे बचाओ, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और आलू चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है, ठीक है, इसीलिए जो चिप्स वगैरह की या खाने पीने की जो भी पैकेट होती हैं उसमें से ऑक्सीजन को निकाल देती हैं और नाइट्रोजन गैस भरती है। नाइट्रोजन क्यों भरती है? क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, वो अभिक्रिया नहीं करती उसके साथ, इसीलिए उसके अंदर वो सेफ रहती है खाने पीने की चीज़ें। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो मैं बिल्कुल बेसिक सा ही करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखते हैं वीडियोस, और बाकी एक बार बेसिक से ही शुरू करते हैं। अब इसमें और भी ज़्यादा अगर डीप होगा, आप कहोगे जी इसमें और भी ज़्यादा डीप कराओ आप, तो थोड़ा डीप लेके चलेंगे, ठीक है। और बाकी ये देखो जो नॉर्मल कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे CET अभी चल रहा है, इसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, या फिर और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें प्री एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो बेसिक साइंस आती है ना, वो इस लेवल की ही आती है। बाकी मेन मतलब ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज होगा तो आप डीप खुद भी पढ़ सकते हैं नोट्स से, है ना। और वैसे भी हम यहाँ कोई सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं, बेसिक GK के रूप में पढ़ रहे हैं इसको, साइंस को, ठीक है, वैसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहे, तो कोई अपन वो ज़्यादा डीप लेके जाएँ इस चीज़ को। और अभी एक दिन साइंस की आएगी और एक दिन पॉलिटी की आएगी, तो जो बेसिक GK है वो आपका क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर देखते हैं अपन, ये क्लियर हो, ये कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर राजस्थान GK भी शुरू करेंगे, और हिंदी ग्रामर भी कर सकती हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी कमेंट्स में आप बताते रहना, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लिखें, और फीडबैक भी ज़रूर दें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब भी करना यार, 1000 करनी है जल्दी से, तो आप करते रहना, ठीक है, शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों। धन्यवाद।